3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। अजमेर में भी भड़की गुर्जर आंदोलन की आग। गुर्जर युवाओं ने नेशनल हाईवे नंबर 8 पर लगाया जाम। पुलिस प्रशासन भी हुआ अलर्ट। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। 5% आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर 1 नवंबर से गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर रविवार को भरतपुर के पीलूपुरा से आंदोलन का आगाज करते हुए रेल मार्ग पर जाम लगा दिया गया। रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट उखाड़ दी गई और रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं सोमवार को आंदोलन की आग अजमेर भी पहुंच गई। अजमेर के गुर्जर युवाओं ने जयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे नंबर 8 को जाम कर दिया। मांगलेवास ब्यावर रोड पर गुर्जर सड़कों पर बैठ गए। जाम के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। कर्नल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद जैसे नारे लगाते युवाओं का दल हाईवे पर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं मौके पर पुलिस का जाब्ता भी उनके सामने मौजूद है। आंदोलन में गुर्जर युवाओं का नेतृत्व नेता भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना और पूर्व पार्षद नौरत गुर्जर के साथ ही गुर्जर सड़कों पर उतरकर आंदोलन को उग्र बनाने में लगे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी के साथ ही भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया। साथ ही एसडीएम समुंदर सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। दौराई के हबीब नगर में लूटपाट कर की दिन दहाड़े महिला की हत्या। लूटपाट और हत्या की घटना से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस और एफएसएल टीम पहुंची मौके पर। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सोमवार सुबह दौराई गांव के हबीब नगर में दिन दहाड़े घर में घुसकर बेखौफ लुटेरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घर में मौजूद अकेली महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और घायल महिला को आसपास के लोग जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की इत्तला रामगंज थाना पुलिस को दी गई। तत्काल पुलिस का जाब्ता सर्किल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वृत्ताधिकारी मुकेश सोनी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मामला लूटपाट और हत्या का होने की वजह से एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलवाया गया। मृतका हबीब नगर में रहने वाले आशिक अली की बीवी खातूना बेगम थी, जो उस वक्त घर में अकेली थी। खातूना बेगम के देवर अकरम ने बताया कि उन्हें सुबह 8 बजे सूचना मिली। घर आए तब खातूना की सांस चल रही थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सर कुछ नहीं, भाई जी तबीयत खराब थी तो भाई वहाँ था और वहाँ से भाभी अकेली थी। रात को यहाँ पे जो रात को आए तो अभी सुबह भाई आया था, तो उसमें आके घटना देखी, चोरी हुई थी। भाभी के पूरा घर माल बिखरा हुआ पड़ा था और वो भी पड़ी हुई थी भाभी। किस तरह से बांध के भी कहते हैं? उसका मुंह बांधा हुआ था और दीवार के ऐसे बचेड़ा दिया हुआ था। आपको कितने बजे जानकारी मिली? हमको सुबह 8 बजे, 8 साढ़े 8।
कौन सी जगह है मकान? ये हबीब नगर दोरई के अंदर ही है। रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र नेगी ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि हबीब नगर में एक महिला घायल अवस्था में घर में पड़ी है और लुटेरे लूटपाट कर फरार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि लुटेरों ने महिला पर जानलेवा हमला भी किया, जिससे वह गंभीर घायल हो गई, जिसकी जेएलएन अस्पताल में दौरान इलाज मौत हो गई। फिलहाल मामले की सघनता से जांच की जा रही है। किस तरह की घटना हुई है, महिला की मौत भी हो गई है, तो किस तरीके से एक्शन लिया? आज सुबह इतला मिली थी कि हबीब नगर में घर में कोई महिला घायल अवस्था में है, जिस घर में से सामान भी चोरी हुआ है। उसके पति की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दौरान इलाज महिला की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में शीघ्र आरोपियों का पता लगाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। करीबन कितने लोग थे, मुझे जानकारी सामने? इस बारे में कोई जानकारी उसको नहीं है। क्या क्या सामान चोरी हुआ? महिला ने जो आभूषण पहने थे वो भी सोने? हाँ, कुछ आभूषण उसके बताए, तो वो भी चोरी हो गए जी। कहाँ का मामला सर? हबीब नगर। दोराई गांव के सरपंच पति चंद्रभान सिंह गुजर ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आए दिन लूटपाट चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही जिला कलेक्टर से क्षेत्र में अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की गई, साथ ही इलाके में गश्त बढ़ाने की भी मांग की गई है। वारदात का सिलसिला आज यहाँ पर ग्राम पंचायत दौरे में कंचन नगर, हबीब नगर, श्री राम नगर का जो एरिया है, यहाँ पर आए दिन लगातार कोई ना कोई वारदात हो रही है, यहाँ पर चोरियाँ हो रही है। इसको लेकर हमने एसपी साहब को हमने ज्ञापन भी दिया था, हमने अभी कुछ दिन पूर्व ही। और कल रात यहाँ पर एक घटना हुई है, एक मकान में चोरी हुई है और चोरों ने चोरी करने के साथ ही मकान मालिक है उन पर भी उन्होंने हमला कर दिया। और लगातार यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल है। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि यहाँ पर कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। आसपास जो असामाजिक तत्व हैं वो रात्रि के समय चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये पटरी के सारे बैठ जाते हैं, दारू पीते हैं यहाँ पर और लगातार कोई ना कोई घटनाएं हो रही है। पुलिस की गश्त भी यहाँ पर लगातार जारी है इस क्षेत्र में, और इसलिए हमने अस्थायी चौकी की मांग भी करी थी कि हम इस क्षेत्र में, इस एरिया में एक अस्थायी चौकी का निर्माण हो, ताकि अपराधियों में भय का माहौल रहे। जो नशा करने वाले लोग हैं, इस तरह के दिन दहाड़े यहाँ पर इस कंचन नगर क्षेत्र में, हबीब नगर क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरियाँ कर रहे हैं, उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो हमारा ये यहाँ पर फोरेंसिक टीम भी आई हुई है और गहनता से जाँच चल रही है, ताकि चोरों का मालूम पड़ सके कि चोर कौन थे और वो हमलावर कौन थे। तो उनकी भी जांच गहनता से अभी जारी है। यहाँ पर अभी हम लोग मौके पर ही हैं और मेरा तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि तुरंत जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई करते हुए दोरई कंचन नगर के क्षेत्र में अस्थायी चौकी का निर्माण किया जाए, ताकि जो अपराधी हैं उनमें भय का माहौल रहे और यहाँ के लोग सुरक्षित रह सकें। शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल करने वाला मुख्य आरोपी गुजरात से गिरफ्तार। पूर्व में एक आरोपी को आदर्श नगर थाना पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। विवाहिता को झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने वाले मुख्य आरोपी को आदर्श नगर थाना पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में आरोपी का एक साथी विजय रावत पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आदर्श नगर थाना प्रभारी हेमराज के अनुसार आरोपी पिंटू रावत कई महीनों से फरार चल रहा था, जिसे आज गुजरात से गिरफ्तार कर अजमेर लाया गया। आरोपी ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली विवाहिता को झूठे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता ने जब आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी कौन सा आरोपी किस दरों में गिरफ्तार किया? एक पीड़िता ने शादी का झांसा देकर बलात्कार के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका मुख्य जो आरोपी पिंटू रावत निवासी मायापुर है, उसको गुजरात से पुलिस की टीम लेके आई है। उसको बाद पूछताछ प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। और भी साथी का उसका एक साथी विजय रावत जो था माकूपुरा का, उसको पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या था मामला सर? पीड़िता ने आरोप लगाया था कि इसने वो पहले शादीशुदा थी, लेकिन लड़का पड़ोस में रहता था, तो उसने से पहले संबंध बना लिया, उसके बाद में ब्लैकमेल करके और शादी का कि मैं तेरे से शादी करूँगा, लेकिन शादी अभी तक की नहीं, और उसको शादी के कह के उसके साथ में संबंध बनाता रहा। जब इसने शादी के लिए दबाव बनाया तो इसको छोड़ के भाग गया। तो आप कोर्ट में पेश करोगे सर? हाँ जी बिल्कुल।
मद्देनजर हर थाना क्षेत्र में लगाई जा रही है नाकाबंदी। संदिग्ध वाहनों पर नजर रखने के साथ कोविड-19 के नियमों की भी कराई जा रही है पालना। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देश पर जिला पुलिस द्वारा हर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की जा रही है। त्योहारों के मद्देनजर संदिग्ध गतिविधियों और संदिग्ध वाहनों पर नजर रखने के लिए की जा रही नाकाबंदी के दौरान कोविड-19 के नियमों की पालना भी कराई जा रही है। लोगों से मास्क लगाने की अपील के साथ ही जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क भी प्रदान किए जा रहे हैं। आज आना सागर पुलिस चौकी पुष्कर रोड के बाहर लगाई गई नाकाबंदी के दौरान दोपहिया और चौपहिया वाहनों की सघन जाँच की गई। पुलिस के जवान हर वाहन की जाँच करते देखे गए। थाने के सब इंस्पेक्टर रिचपाल सिंह ने बताया कि नाकाबंदी और चेकिंग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लोगों से अपील है कि वे यातायात नियमों की पालना के साथ कोरोना नियमों की भी पालना करें। करोगे क्या? जी सर, आज नाकाबंदी लगा रखी है। ये नाकाबंदी तो आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए श्रीमान टाइगर साहब के निर्देशानुसार की जा रही है। जब व्हीकल वगैरह चेक कर रहे हैं, भाई कोई संदिग्ध वगैरह कोई आ नहीं रहा, कोई ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र की जा रही है। ये नाकाबंदी कब से कब तक चलेगी? ये 24 आवर चल रही है, 3 शिफ्टों में चल रही है, 8-8 घंटे शिफ्टें हैं। दिवाली को देखते हुए चल रही है। हाँ, आगामी त्योहारों को मद्देनजर मतलब शहर के अंदर ऐसी कोई अवांछनीय गतिविधियाँ नहीं हो, असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए लगातार जारी है। इसमें मास्क के लिए कोरोना के प्रति मास्क कोरोना के लिए हमें जागरूक करने के लिए श्रीमान के आदेश हैं। हम मास्क डेली बांट रहे हैं, पब्लिक को रोक के मास्क दे रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। भाई कोरोना का पूरा ध्यान रखें। एनएसयूआई छात्र संगठन ने महाविद्यालय प्राचार्य को सौंपा मांग पत्र। एनएसयूआई ने मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सोमवार को एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल को मांग पत्र सौंपा गया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष नवीन सोनी ने बताया कि मांग पत्र में 25% सीटें बढ़ाने, फीस भरने के लिए ऑनलाइन फीस पोर्टल को दोबारा से खोलने की मांग की गई है। ऐसी मांगों को लेकर पूर्व में भी महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि ये मांगें शीघ्र पूरी नहीं की गई तो एनएसयूआई आंदोलन करेगी। आज अजमेर एनएसयूआई द्वारा छात्रों की प्रमुख मांगों को लेकर प्रथम हमारी मांग है 25% सीटें बढ़ाई जाए। दूसरी हमारी मांग है जो ऑनलाइन फीस पोर्टल है उसे वापस खोला जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नाम लिस्ट में आ चुका है लेकिन फीस नहीं जमा करवाने की वजह से उनका एडमिशन इस महाविद्यालय में नहीं हुआ है। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, जो प्राइवेट स्कूल के अंदर या निजी महाविद्यालय में उनके पढ़ने की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो राजकीय महाविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 1-2% की वजह से उनका महाविद्यालय के अंदर प्रवेश से वंचित रह चुके हैं। तो हमने मांग रखी है कि 25% सीटें बढ़ाई जाए, ताकि जो गरीब परिवार से स्टूडेंट, ग्रामीण परिवार से जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, उनका एडमिशन इस राजकीय महाविद्यालय में हो सके। सर, आप तो पहले भी ज्ञापन दिया था, उसमें तो सुनवाई नहीं हुई, इसकी भी आपने ज्ञापन दिया? पहले हमने ज्ञापन दिया था लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमने पुनः एक बार प्रिंसिपल को ध्यान में लाने के लिए एक बार पुनः हमने ज्ञापन दिया। कर इसके बाद हमारी सुनवाई नहीं होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन, कॉलेज प्रिंसिपल की रहेगी। आगे हम इस मामले को लेकर चाहे प्रदेश स्तर पे हमें इसके लिए आंदोलन करना पड़े, एनएसयूआई प्रदेश स्तर तक इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी।
महाविद्यालय प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में छात्र संगठनों द्वारा दिए गए मांग पत्र को आयुक्तालय भिजवा दिया गया। अब इस मांग पत्र को भी आयुक्तालय भेज दिया जाएगा। मांगों पर निर्णय करना राज्य सरकार का काम है, वही अंतिम निर्णय लेगी। विद्यार्थियों ने 25% सीटें बढ़ाने व फीस पोर्टल वापस खोलने के लिए लिखा ज्ञापन दिया है। इस हेतु हम पूर्व में भी इनके ज्ञापन को जो विभिन्न अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उसको आयुक्तालय भिजवा चुके हैं और आयुक्तालय से अभी इस संबंध में हमें कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए। आज पुनः इसे आयुक्तालय भिजवा दिया जाएगा और इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ही किया जाएगा। ग्राम पंचायत दौराई के हबीबनगर और श्रीराम नगर में नाले के पानी की समस्या। रिको इंडस्ट्रियल एरिया और शहर का गंदा पानी पहुंचाया जा रहा है दौराई। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। ग्राम पंचायत दौराई के सरपंच पति चंद्रभान सिंह गुर्जर ने बताया कि दौराई ग्राम पंचायत के हबीबनगर और श्री राम नगर में नाले का पानी बड़ी जन समस्या बना हुआ है। यहाँ रेलवे के अंडरपास में पानी की लगातार आवक होती रहती है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों का जीना दुभर हो रहा है। बदबू और गंदगी से परेशान लोग यहाँ मकान छोड़कर जाने लगे हैं। उनका आरोप है कि कई बार जिला प्रशासन, नगर निगम और संबंधित विभागों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन कभी कोई हल नहीं निकला। उन्होंने मांग की है कि जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करे, ताकि ग्रामवासियों को राहत मिल सके। हाँ बताइए, किस तरह से ये नाला था और क्या है अब अंडर पासिस जो बनाया गया था? ये हबीबनगर अपना श्री राम नगर का जो एरिया है, यहाँ पर एक बड़ा नाला, ये हस्तीवार की तरफ नाला खुल रहा है। इस नाले को हमने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसमें हम विफल रहे और हमने नगर निगम आयुक्त जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया था कि जो अजमेर नगर निगम क्षेत्र का सारा गंदा पानी हमारी कॉलोनियों में आ रहा है, उस पानी को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। बारिश के अंदर तो हमारा रहना दुभर हो गया था यहाँ पर, और अभी भी आप देख सकते हैं लगातार जो गंदा पानी है किस तरह से हमारी कॉलोनी के अंदर नगर निगम द्वारा छोड़ा जा रहा है। उसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया है। उनको हमने ये अनुरोध भी किया है कि तुरंत आप रोड के सारे आगे नाला बनाएं और जाकर नाले में पानी मिलाएं। रिको इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा गंदा पानी का नाला भी उन्होंने हमारी कॉलोनी की ओर छोड़ दिया है। तो ये दोरई क्षेत्र ना होकर एक गंदा तालाब का एरिया बन गया है, जहाँ पर लोगों का जीना रहना मुश्किल हो गया है। क्या मानते हो कोरोना महामारी चल रही है इस समय में, ऐसे में ये नाले की गंदे कीड़े मकोड़े यहाँ पर आते हैं? एक तरफ हमारे जिले के चिकित्सा मंत्री अजमेर जिले के ही हैं और कोरोना महामारी का दौर पूरे विश्व में चल रहा है। उसको देखते हुए इस गंदे पानी को तुरंत यहाँ पर रोकथाम करनी चाहिए, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमने कई बार धरने प्रदर्शन भी करे, हमने हमारे व्यक्तिगत स्तरों से हमने यहाँ पर इस नाले को रोकने का प्रयास भी करा, लेकिन हम सारे प्रयासों में विफल रहे। और यहाँ तक कि इस गंदे पानी के कारण कई लोग यहाँ से मकान छोड़कर जा चुके हैं, कई लोगों का यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। तो हमारा यही है कि जिला प्रशासन तुरंत इस ओर ध्यान दे। इस कोरोना महामारी के दौर में जो गंदा पानी हमारे घरों की ओर आ रहा है, उसको तुरंत बंद करने की व्यवस्था करे, इस नाले का निकास कहीं और करे। कौन सी जगह ये हबीबनगर और श्री राम नगर दौराई। सारा सब बच्चे नहाते हैं दिन भर, हम डांटते तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन मानते नहीं है लोग। और सारा गंदा पानी से कोई मर गया कर गया तो हादसा ही हो सकता है कोई, मतलब। अब सरपंच साहब ने रोक तो करी काफी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे, मतलब बच्चे मानते नहीं। दिन भर ये नाना लगा रहता है गंदे पानी, इससे बदबू आती है। बदबू आती है सर, और सारे घरों की 12 बज रही सब, मतलब सब सिलन आ रही है घरों में, मतलब इसकी सिलन से मतलब सब मकानों की 12 बज रही सब। हाँ, कीड़े कांटे भी आते हैं, सांप आते हैं। परसों आया 2-3 मीटर लंबा सांप आया, एक मोटा, मतलब 3-4 इंच मोटा था, 2-3 मीटर लंबा सांप था हमारा परसों रात में। क्या मानते हो कि ऐसे कोरोना महामारी बीमारी चल रही है और ऐसे में ये पानी इकट्ठा है, उससे सर ये तो है तो नुकसानदेह है ना सर। इसकी रोक होनी चाहिए सर, ये पानी का निकास होना चाहिए एक तरफ कहीं। राज्य सरकार ने पटाखा बिक्री और आतिशबाजी पर लगाई रोक। पटाखा व्यवसायियों ने प्रशासन से अनुमति देने की मांग।
तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते पटाखा व्यवसायियों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अजमेर खुदरा पटाखा व्यापार संघ के व्यापारियों ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा और एडीएम सिटी विशाल दवे को ज्ञापन देकर पटाखा व्यवसाय करने की अनुमति देने की मांग की। पटाखा व्यवसायी संतोष कुमार ने बताया कि देश में कहीं भी पटाखों और आतिशबाजी पर रोक नहीं है, जबकि राजस्थान सरकार ने पटाखों और आतिशबाजी पर रोक लगाई है, जो अनुचित है। व्यवसायियों ने प्रशासन से लाइसेंस देने की अपील की है। सर देखिए, ये कोविड को देखते हुए इन्होंने जो पटाखा व्यवसाय के ऊपर रोक लगाई है वो काफ़ी हमें मतलब हम इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पूरा भारतवर्ष में पटाखा व्यवसाय चालू है। एक केवल राजस्थान में ही इन्होंने रोक लगाई है, जिसकी कि हम जो भी पटाखा व्यवसायी है वो घोर निंदा करते हैं इस निर्णय की, मुख्यमंत्री साहब के इनके निर्णय की। और साथ ही आप देखिए, आज गवर्नमेंट के सारे बिजनेस चालू है, पेट्रोल डीजल चालू, प्रदूषण पेट्रोल डीजल से नहीं होता है, गाड़ियाँ चलती है, इनको बंद कीजिए आप, पेट्रोल डीजल इस पर बैन लगाइए। गुटखा बीड़ी सिगरेट, इससे लंग्स खराब नहीं होते, गुटखा बीड़ी सिगरेट पे आप बैन लगाइए। ये एक साल भर में पटाखा 2 घंटे छूटता है दिवाली के दिन, और उसके सबसे बड़ा त्यौहार है ये, हिंदुओं की आस्था का एक सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसको लेते हुए इन्होंने बैन लगाने के लिए अगर सोचा है या विचार किया है तो ये काफ़ी निंदनीय है। और व्यापारी संघ इसका, पटाखा व्यापारी संघ इसका विरोध करता है, और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं हम कि इस पर एक बार पुनः गौर करें और इसको जो भी उचित निर्णय है पटाखा व्यवसायियों के प्रति उसको पारित करने की कृपा करें। और व्यापारियों के ऊपर काफ़ी असर है, बिल्कुल मरा हुआ है। पहले ही कोरोना काल से जूझ रहे थे हम लोग, और उसके बाद में एक आस्ती के साल भर का एक त्यौहार आएगा जिसमें हम हमारा कुछ जीविकोपार्जन होगा, परंतु गवर्नमेंट ने ऐसा आदेश पारित कर दिया कि अब तो संभव ये है कि कोरोना काल से तो क्या मरेंगे साहब, भूखे ही मर जाएंगे, वैसे ही भूखे ही मर जाएंगे। आज हम अतिरिक्त कलेक्टर साहब से अभी मिले हैं, कलेक्टर साहब बिजी थे, इसलिए हमने उनको ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम, और आगे भी सिटी मजिस्ट्रेट कुछ साहब को देने जा रहे हैं अभी हम। अगर ऐसे में आपको परमिशन नहीं मिलती तो कितना नुकसान होगा आपको? साहब अरबों रुपए का, पूरे राजस्थान के अंदर अरबों रुपए का नुकसान है, और कितने ही जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं वो समझ लीजिए बिल्कुल लास्ट सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि कई व्यापारी भाई ऐसे हैं जिन्होंने की माल बुक करा चुका है, पैसे देके बेचारे होलसेलर हैं, वो अपना स्टॉक कर चुके हैं, मेंटेन कर चुके हैं, यहाँ पर प्रशासन को जानकारी दे चुके हैं अपने स्टॉक की, और उसके बावजूद अगर इनको रोक ही लगानी थी तो अस्थायी लाइसेंसों का इन्होंने आवेदन पत्र निकाले ही क्यों? जांच करा दी उसकी, सब सारी चीज़ में हम बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बावजूद इन्होंने जो भी हमसे शर्तें लिखवाई, भाई हम कोविड की पालना करेंगे, हमने वो भी लिख के दिए। अब उसके बावजूद इन्होंने अगर रोक लगाने के लिए सोचा है तो ये काफ़ी व्यापारियों के साथ अन्याय है, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आपका नाम और? संतोष कुमार सेन, पटाखा व्यवसायी। व्यवसायी हरीश बंसल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा होलसेल पटाखा व्यवसायियों से पटाखे का स्टॉक स्टेटमेंट लिया जा चुका है। जब माल स्टॉक किया जा रहा था तब प्रशासन ने कोई आपत्ति नहीं की। अब व्यापारियों ने गोदाम में स्टॉक कर लिया तो पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई जा रही है। कोरोना की वजह से वैसे ही व्यापारियों पर आर्थिक संकट गहराया हुआ है। ऐसे में पटाखा खरीदने के बाद उनके बेचने पर लगी पाबंदी से उन्हें भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। पूरी ज़िंदगी जो साल भर पटाखा स्टॉक करके रखना है, माल आ चुका है और उसके अंदर पूरे साल भर उसको रखना एक जोखिम के बराबर है। रखे कहाँ, फिर उस पर कहीं रखते हैं तो उसका खर्चा वहन कौन करेगा? वैसे ही हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और व्यापार की मार इतनी पड़ी हुई है कि जिसकी हद नहीं है, और उसके ऊपर ये गवर्नमेंट ने पटाखे पे जो बैन लगाया है ये तो बहुत गलत लगाया है, इसकी घोर निंदा करते हैं। और पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा स्टेट, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे फटाखा बंद किया गया हो। राजस्थान में ऐसी कौन सी आफत आ गई जो ये फटाखा बंद किया है? हमारा तो कहना है मुख्यमंत्री साहब से कि हमारा फटाखा अजमेर राजस्थान में चालू किया जाए, नहीं तो भूखे मरने की नौबत है। कितनी दुकानें लगती है अजमेर शहर में? अजमेर में करीबन 500 दुकानें होगी, और 500 दुकानें पूरे जिले में है। दिवाली पे किस तरीके की आस्ती और कितने दिन पूरी खत्म है? फटाखे से ही पूरा व्यापार चलता है, मिठाई और कपड़ा वगैरह जो भी व्यापार होता है फटाखे को देखते हुए ही होता है। और बाजार में रौनक ही खत्म हो गई है अगर फटाखा नहीं लगा तो। उल्लास ही खत्म है पब्लिक का। हर बच्चे में ये चार्म रहता है कि हम पटाखे छुड़ाएंगे, साल भर में एक बार आता है, और 2 घंटे चलना है। 2 घंटे भी नहीं चलता है, घंटे भर चलता है, लेकिन उसके अंदर भी ये रोक लगा दी।
इसका तो हमारे को समझ में नहीं आया, राजस्थान में ऐसा क्या आफत आ गई जो रोक लगा दी गई। अब आपकी क्या मांग है? हमें तो भाई दे दिया जाए लाइसेंस, वरना हमारे तो भूखे मरने की नौबत है, सीधी सी बात है। वर्ष 2019 में भिनाय थाना अंतर्गत दर्ज मुकदमे में सजा का ऐलान। अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास और 60,000 के अर्थदंड से किया दंडित। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायालय संख्या 1 में न्यायाधीश रतनलाल मुंड द्वारा 22 जुलाई 2019 को दर्ज मामले में सजा का ऐलान करते हुए अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास और 60,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अधिवक्ता रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि भिनाय थाना अंतर्गत 22 जुलाई 2019 को परिवादी द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें मुलजिम सियाराम द्वारा उसकी नाबालिग बेटी को भगा ले जाने का मामला था। घटना के 13 दिन बाद पुलिस ने पीड़िता को दस्ताब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले में ट्रायल चली और आज फैसला सुनाया गया है। मामला है कि भिनाय थाने के अंदर 22 जुलाई 2019 को परिवादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को सियाराम नामक व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया। पुलिस ने लगभग 12-13 दिन बाद पीड़िता को बरामद किया, दस्तयाब कर थाने पे लाई और पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया। उसके बाद न्यायालय के अंदर उसके खिलाफ ट्रायल चली। आज न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया। माननीय न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री रतनलाल जी मुंड द्वारा अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास व विभिन्न धाराओं में 60,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सन 1836 में स्थापित अजमेर का सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय हेरिटेज भवन में शामिल। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के वृत्त अधीक्षक ने सौंपा हेरिटेज भवन का पत्र। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सन 1836 में स्थापित सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भारत में दूसरे नंबर का सबसे पुराना ऐतिहासिक महाविद्यालय है। इसकी कई बिल्डिंग्स का 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल के दौरान निर्माण हुआ, जो अभी भी मूल स्वरूप में स्थापित है। यहाँ वर्तमान में करीब 9,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 32 बीघा में बने हुए इस महाविद्यालय में 160 व्याख्याताओं का स्टाफ है, जिसमें से 80 से ज़्यादा यानी 50% से अधिक स्टाफ यहीं पर अध्ययन किया हुआ है। महाविद्यालय प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल ने बताया कि यह महाविद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात है कि महाविद्यालय ने 183 साल पूरे कर लिए हैं और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा महाविद्यालय को हेरिटेज भवन का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके लिए यूजीसी को प्रपोजल बनाकर भेजा जा रहा है ताकि इस भवन का सही तरीके से रखरखाव किया जा सके। राजकीय महाविद्यालय अजमेर की स्थापना सन 1836 में हुई थी। इसको करीब 183 साल पूरे हो गए हैं और भारत में यह दूसरे नंबर का सबसे पुराना कॉलेज है, ऐतिहासिक कॉलेज है। इसकी जो कई बिल्डिंग्स हैं वो 19वीं शताब्दी में बनी थी और ब्रिटिश काल में जो ये बिल्डिंग बनी हुई है वह अभी भी वर्तमान मूल स्वरूप में है। जो कि पुराने समय में बनी थी वो सभी की सभी बिल्डिंग्स, जो पुराना स्ट्रक्चर है, अभी तक ऐतिहासिक रूप में धरोहर के रूप में मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ जो विद्यार्थियों की संख्या वर्तमान में 9,000 है और कई विद्यार्थी यहाँ से IAS, वाइस चांसलर्स, शिक्षक और ऊंचे पदों पर पदस्थापित हुए हैं और
कई सफल इंडस्ट्रियलिस्ट बने। इस महाविद्यालय में जो औपनिवेशिक स्थापत्य कला के जो भवन है उनके कुछ फ़ोटोज़ अभी आपने यहाँ से भी लिए हैं, यहाँ जो उपलब्ध है इस चैम्बर में। इसके अतिरिक्त बिल्डिंग्स जो हैं वो हमारे पीछे की ओर एक 1904 का बोर्ड भी लगा हुआ है, वह बिल्डिंग बनी हुई है। और इसी कारण से राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा इस महाविद्यालय को हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। हेरिटेज का दर्जा मिलने से महाविद्यालय यूजीसी को जो प्रपोजल भिजवा रहा है उसमें हेरिटेज के कारण यूजीसी द्वारा जो राशि दी जाती है इन पुराने भवनों के रख रखाव के लिए कार्य में लिया जाएगा। इसके लिए हम प्रपोजल तैयार कर यूजीसी को भिजवा रहे हैं। लगभग कितने वर्ग बीघा में सर ये पूरा बना हुआ है? ये जो महाविद्यालय है करीब 32 बीघा में बना हुआ है। सर यहाँ पे जो स्टूडेंट पास होकर जाते हैं किस किस तरह का मुकाम हासिल कराएंगे? यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं अभी भारत सरकार के जो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे सुभाष गर्ग, जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को लिया था, वो 1980 बैच के बीकॉम है और मैं भी उसी समय बीकॉम में साथ में थे। इसके अतिरिक्त हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी हैं, वो भी इस महाविद्यालय के 1980 बैच के विद्यार्थी रहे और कई इकोनॉमिस्ट यहाँ से निकले हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी 1974 में, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, यहाँ एमए फाइनल में इकोनॉमिक्स का वाइवा लेने के लिए इस महाविद्यालय में आए थे। सर अभी लगभग वर्तमान में कितने लेक्चरर्स ऐसे होंगे जो यहाँ से पढ़े हुए भी है और आज यहीं पर? करीबन 160 के स्टाफ में 80 से अधिक, मतलब 50% से अधिक यहीं के विद्यार्थी हैं। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के वृत्त अधीक्षक नीरज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की स्थापना सन 1836 में हुई थी। इसके कुछ भवन 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक स्थापत्य कला के बने हुए हैं और 100 वर्ष से ज़्यादा प्राचीन हैं। इन भवनों की संरचना अवयव जैसे मेहराब, स्तंभ, झरोके, प्रवेश द्वार व अन्य भाग ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करता है। लिहाजा 100 वर्षों से अधिक तथा कलात्मक महत्व की संरचना होने के कारण इस महाविद्यालय के प्राचीन निर्मित भवन को प्राचीन स्मारक यानी हेरिटेज भवन की श्रेणी में शामिल किया जाता है। सर किस तरह का आज लेटर आपने बनाया? एक महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय द्वारा मुझसे टेलीफोनिक चर्चा की गई थी कि हमारे यहाँ कुछ भवन जो है आज भी अधिकांश भवन मूल स्वरूप में है और प्राचीन है, जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और इनके संरक्षण वगैरह के लिए हमें यूजीसी से विशेष अनुदान की व्यवस्था हो सकती है और क्या इनको चिन्हित करने के लिए इनको ये मूल स्वरूप में या कितने पुराने हैं, इनकी जो प्राचीनता और ये धरोहर स्वरूप में उनको निरीक्षण करने के लिए मुझे सर द्वारा पत्र प्राप्त हुआ था। मैंने अपनी टीम के साथ यहाँ निरीक्षण किया। मैं यहाँ पे वृत्त अधीक्षक हूँ, अजमेर संभाग के उसके रूप में आधिकारिक रूप से यहाँ आया और मैंने यहाँ पे निरीक्षण भी किया और कई बिल्डिंग्स वगैरह जो मूल स्वरूप में हैं और जो औपनिवेशिक स्थापत्य का मूल स्वरूप लिए हुए हैं, बने हुए हैं, अपने मूल स्वरूप में हैं, वो इन सबको देखते हुए ये प्रमाण पत्र जो मैंने पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के प्रभारी अधिकारी अजमेर संभाग होने के नाते सर को दिया है कि ये इसमें स्थापत्य जो है वो 100 वर्ष से अधिक पुराना है, तो वो धरोहर की श्रेणी में आता है। नवंबर माह की शुरुआत से ही दिखने लगा सर्दी का असर। कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाती है सर्दी। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। नवंबर माह के आगाज के साथ ही सर्दी का असर बढ़ने लगा है। लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। सुबह और शाम ठंड बढ़ने लगी है, जिसके चलते सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में भी धीरे धीरे सर्दी का असर दिखने लगा है।
तापमान में भी निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। रात का तापमान 14 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके चलते आज सुबह मॉर्निंग वॉक और अपने काम पर निकले लोग गर्म कपड़े पहनकर निकले। रात के वक्त भी ठंडी हवाएं चलने से ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। सुबह शाम की सर्दी है, दोपहर में गर्मी लगती है, पर हमको काम धंधे पर जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग ये अपना लेके चलते हैं कि भाई हमको ठंड नहीं लगे। आती जाती ठंड लगती है, इसलिए हम लोग ये लेके चलते हैं। मौसम चेंज हुआ है और अभी 2-4 दिन में और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हाँ, जल्दी अब हमेशा लेट आती, पर इस बार जल्दी आ गई है और इसलिए हम अपना मतलब लेके चलते हैं कि भाई हमको ठंड वंड नहीं लगे। अंदर इनर विनर पहना हुआ है सब। सर्दी 2-3 दिन से फुल तेज है। काफी तेज है। हाँ बिल्कुल। सुबह शाम। हाँ सुबह और शाम को सुबह ठंड हो रही है। क्या व्यवस्था करते लाते हो आप सर्दी के लिए? क्या व्यवस्था चलाते हो? सर्दी के लिए जैकेट पहनने का है, सर्दी के लिए पहनने का ये। दिन में धूप पड़ती है। हाँ दिन में धूप है। हाँ बिल्कुल। हाँ सर। जैसे दिन में और शाम को फुल ठंड रहती है, और जब हम घर से निकलते हैं तो जैकेट लेके निकलते हैं। फिर दोपहर में कुछ गर्मी रहती है, कुछ ठंड भी रहती है, और रात शाम को फिर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। नो मास्क नो एंट्री और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की पालना कराने के लिए फैलाई जा रही है जागरूकता। नगर निगम के साथ एनसीसी कैडेट्स ने जागरूकता के साथ किया मास्क का वितरण। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से कोरोना संक्रमण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किए गए जन अभियान के तहत लोगों को नो मास्क नो एंट्री और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की पालना कराने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम, कई समाजसेवी, स्वयंसेवी और धार्मिक संस्थाओं के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। इसी के तहत सोमवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से 11 राज आर्मी विंग की 15 कैडेट्स ने कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता रैली निकाली। इनके साथ नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट मीनाक्षी गहलोत ने बताया कि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, इसलिए सदैव मास्क का प्रयोग करें। राजकीय महाविद्यालय से केसरगंज गोल चक्कर तक निकाली गई रैली के दौरान तमाम रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वालों, दुकानदारों और राहगीरों को मास्क लगाने की समझाइश के साथ निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया गया। लोगों से अपील की है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसलिए लगातार मास्क का उपयोग करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, घरों में रहें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर इकट्ठा ना हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, राज्य सरकार कोरोना के प्रति बहुत जागरूकता अभियान चला रहा है। उसी के तहत आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर में 11 राज आर्मी विंग गर्ल्स ने जागरूकता रैली निकाली, जिसके तहत केसरगंज के अंदर ये जो रैली निकाली है उसके अंदर मास्क का वितरण किया गया। साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं उन्हें मास्क की इम्पोर्टेंस बताई गई कि किस तरह से मास्क ही एक वैक्सीन की तरह काम करेगा जब तक कि वैक्सीन नहीं आती है। इसके साथ साथ जो कैडेट्स हैं उन्होंने अपने हाथ से बने हुए जो बैनर हैं उनका भी प्रदर्शन किया। साथ में एक रैली का भी आयोजन किया गया। ये नगर निगम के साथ आयोजित की गई और इसमें जो मैम हैं गुर्जर मैम, वो भी हमारे साथ में गई थी और उनकी फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ और स्पीकर्स भी हमारे साथ में गए थे और पूरे इलाके को जागरूकता दी गई। लगभग कितने कैडेट्स शामिल हुए थे? इसमें 15 कैडेट्स को, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना में हम ज़्यादा कैडेट्स को नहीं कर सकते, तो सिर्फ 15 कैडेट्स जिन्होंने कि ना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस जन जागरूकता रैली का आयोजन किया।
जरिए कलाकारों ने कोरोना के प्रति किया जागरूक। जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ अजमेर के कलाकारों ने फैलाई जागरूकता। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत सोमवार को पृथ्वीराज फाउंडेशन और नगर निगम अजमेर की ओर से अलवर गेट पर ख्याति प्राप्त कलाकार देवेंद्र खारोल, संजय कुमार सेठी, दयाराम और बनवारी लाल ने एक विशाल और भव्य रोड पेंटिंग बनाई, जिसमें कोरोना के प्रति जागरूकता के स्लोगन लिखे गए। इसके बाद पृथ्वीराज फाउंडेशन और नगर निगम की टीम के साथ जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव, उपायुक्त देविका तोमर, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के वृत्त अधीक्षक नीरज त्रिपाठी ने लोहार बस्ती, झलकारी नगर, कच्ची बस्ती क्षेत्र में रैली निकालकर लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी के साथ मास्क का वितरण भी किया। क्षेत्रवासियों को मास्क की अनिवार्यता के बारे में समझाया गया। इस अवसर पर अजमेर फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत किया। जिला प्रशासन अजमेर की ओर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत आज पृथ्वीराज फाउंडेशन और नगर निगम अजमेर ने सामूहिक रूप से अलवर गेट पर एक विशाल रोड पेंटिंग बनाई है, जिसमें कि देश के जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं देवेंद्र खारोल, बनवारी लाल, दयाराम और लोक कला संस्थान के संजय कुमार सेठी, इन्होंने एक भव्य रोड पेंटिंग बनाई है, जिसमें कि कोरोना से जागरूकता के लिए बहुत अच्छे स्लोगन लिखे हैं और बहुत अच्छी उसमें मास्क और सैनिटाइजर की डिजाइन बनाई है। इसके बाद एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो कि लोहार बस्ती और ये झलकारी नगर और कच्ची बस्ती वाले क्षेत्रों में आज गए हैं सभी, जिसमें अजमेर के कलेक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित जी और नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव और नगर निगम की उपायुक्त देविका तोमर जी, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीक्षक श्री नीरज त्रिपाठी, इन सबके साथ में पृथ्वीराज फाउंडेशन और नगर निगम की टीम ने पूरे क्षेत्र में जाकर के मास्क वितरण किया है, लोगों को जागरूक किया है। और निचली बस्ती में जो लोग थोड़ा अभाव में रह रहे हैं, जिनको इसकी जागरूकता नहीं है, उनको आज विशेष तौर से समझाया गया है कि मास्क पहनना कितना जरूरी है और इस समय अगर सुरक्षा संभव है तो सिर्फ मास्क से ही संभव है। इसलिए आज पूरा क्षेत्र में जो है जाकर के और मास्क वितरण किया गया है। जिला प्रशासन अजमेर के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु जिला कलेक्टर के द्वारा जन जागरूकता अभियान के तहत आज मेरे वार्ड 34 के अंदर नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर साहब के द्वारा मास्क वितरण किया गया और लोगों को समझाइश की गई है कि आप अपनी कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क लगा करके घूमें और घर से जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगा करके रखें। और पूरे वार्ड के अंदर आज करीबन ये देखिए आप 750-800 मास्क कलेक्टर साहब और निगम आयुक्त के द्वारा बांटे गए हैं और ये जिला प्रशासन के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल है। मैं इनका मेरे वार्ड के अंदर स्वागत किया गया है और मैं चाहता हूं कि हर वार्ड के अंदर इसी तरीके से प्रोग्राम हो जो लोगों को जागरूक किया जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhin.com। सच के साथ।